नमस्कार। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। लीडरशिप इन डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडिया, विकसित भारत 2047। आज हमारा डिस्कशन का विषय ये है। मेरा मानना है कि जब भी कोई भी बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ी है, इतिहास गवाह है इस बात का कि महिलाओं ने पहले मोर्चा संभाला है। चाहे हम आज़ादी की लड़ाई की बात करें, चिपको मूवमेंट की बात करें, और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ हमेशा से खेती के काम में महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा रहा है, हमेशा रहा है और आज भी है। तो आज हमारे साथ मंच पे हैं 3 आयु वर्गों की महिलाएं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में इस भारत में बदलाव लाने के लिए काम किया है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी भक्ति शर्मा जी के बारे में, जिन्होंने 25 साल के आयु में अमेरिका में अपनी जॉब छोड़ के वापस देश के विकास में अपने योगदान करने के लिए वापस आई और पहली इतनी युवा सरपंच बनी अपने गांव की। और इन्हें बहुत सारे सम्मान दिए जा चुके हैं। तो हमारे लिए बहुत सम्माननीय है कि आज आपने हमारे यहाँ आने के लिए आपने हाँ की। आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं बात करना चाहूँगी मुस्कान रघुवंशी जी की, जो जेन जी जिसको सुन के जो हमें थोड़ा सा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जेन जी गलत कारणों से आजकल शायद चर्चा में है, लेकिन यहाँ हमारे साथ में एक युवा हैं जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। ये भी गांव के परिवेश से आती हैं और अब जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही हैं और मीडिया सोशल मीडिया पे अपने विचार रख के इन्होंने अपनी एक जगह बनाई है। आपका भी स्वागत है मुस्कान जी। और हमारे साथ हमारी प्यारी माधुरी अग्रवाल जी, जो कि हमारे एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन की जो नॉर्थ जोन और ये उस क्षेत्र की प्रमुख हैं जहाँ पे बहुत आपदाएं आती हैं। तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब, ऐसी जगहों पे जहाँ पीछे हमने बहुत सारी आपदाएं भी देखी, ऐसे क्षेत्र में एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स को सुचारू रूप से चलाने में जो जिसकी सुपरविजन करती हैं, ऐसी हमारी माधुरी अग्रवाल जी। तो आज हमारा विषय रहेगा ये बात करेंगे कि महिलाओं का इस देश के विकास में, ग्रामीण विकास में क्या रोल रहा है और आगे विकसित भारत में उनका क्या रोल रहेगा। तो मैं सबसे पहले भक्ति जी से पूछना चाहूँगी, आप तो इतनी यंग सरपंच बनी, तो आपके क्या अनुभव रहे? आप सरपंच बनने की कहानी और अमेरिका से वापस आके देश के लिए कुछ करने की अपनी यात्रा के बारे में बताएं। एकल मंच का बहुत धन्यवाद। और लक्ष्मी जी भाई साहब, आपकी जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि जब सब लोग आपकी तारीफ़ कर रहे थे तो ये मेरा दुर्भाग्य था कि शायद आपके साथ कभी बैठ के 5 मिनट डिस्कशन नहीं हो पाया। और आज इतने सारे लोगों के आप कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत हैं, तो बहुत आपका धन्यवाद। और एकल मंच की तो एक अच्छी चीज़ ये है कि ये जो सोच लेता है इसे करना ही है। ये लोग कभी ऐसा नहीं सोचेंगे कि नहीं हम अरे आप नहीं आ सकते तो मत आइए। नहीं, अगर आपके कोई कार्यक्रम है, वी विल मेक श्योर आपको हम आधे घंटे में फ्री कर देंगे। सो दिस इज़ समथिंग, एक दृढ़ निश्चय जो एकल मंच का, उसके लिए बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। और क्या है कि
जोश थोड़ा कम है अभी, थोड़ा भरवाते हैं, थोड़ी देर समय दीजिए आप लोग अभी हमें। महिलाएं जब मंच पर आती है तो उनको पता है कि सामने वालों में जोश कैसे भरवाना है। तो ऐसा है कि जब आप मुझसे पूछते हो कि ये बहुत सिंपल है, आप सब लोग और मैं, हम सब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। इस विषय को प्रफुल्ल जी भाई साहब ने बहुत अच्छे से रखा। और मैं एक ट्रेडिशनल फैमिली से आती हूँ, जिसमें जब मेरे पिताजी ने मुझसे ये कहा कि बहुत हो गया ये अमेरिका की नौकरी, मैं टिकट बुक कर रहा हूँ, वापस आओ। तो मैंने जब आके अपने पिताजी से पूछा था कि पापा हिंदुस्तान घर जब आ जाएंगे क्या करेंगे, तो हम 3rd जनरेशन किसान हैं। तो हमारे पिताजी ने कहा था किसानी करोगे। अब क्या होता है कि जब थोड़ा आपको आबो हवा बाहर की लग जाती है तो आप अपने आप को देखते हो और अपने पिता को देखते हो, तो आपको लगता है पापा मी एंड किसानी। कहते हैं हाँ बेटा किसानी करनी है। तो पहली बार जब गोबर की तगाड़ी सर पे रखवाई थी और नीजम ने रेड फ्रंट के जूते पहने थे, मैं उस दिन समझ में आ चुका था कि यही अपना मूल है। और वहाँ से ये एक पूरा जर्नी शुरू हुआ। एक और बात कहना चाहूँगी कि हाँ, भले ही मैंने गांव की सरपंची चलाई है और 8 वर्ष अच्छे से चलाई है, मैं गांव में रही नहीं, मैंने गांव के परिवेश को नहीं देखा, बट मैं उसको दूर से देखती थी। तो ये भी कहना कभी कभी हाँ ये बहुत अतिशोक्ति है इस बात को कहने में, और थोड़ा बुरा भी लग रहा है क्योंकि शहर में रहे, शहर की पढ़ाई करी, मगर आए दिन रोज़ आना जाना लगा रहता था गाँव की तरफ, तो कभी ये लगा ही नहीं कि ये लोग मेरे अपने नहीं हैं। और इसके अंदर चुनौतियों की अगर आप मुझसे पूछो कि चुनौतियां जानना चाहते हैं, चुनौतियां ओहो, मैं आपको बताऊं 4-5 चीज़ें। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है। जब एक 25 वर्ष की लड़की जो होती है, महिला, तो वो लोग तो हमको ऐसे देखे होते हैं कि अरे ये तो भक्तिवाई हैं, इनको तो हम गोद में खिलाए हैं, तो ये क्या करेंगी। तो वो एक एक्सेप्टेंस लेवल कभी ग्रामीण क्षेत्र के जो बड़े बुजुर्ग थे उनमें आ नहीं पाया था कि ये कैसे इस सरपंची को चला पाएंगी, क्या हम इनके ऊपर, इनके 25 वर्षीय लड़की के कंधों पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि वो सरपंची चलाएंगी कि नहीं चलाएंगी। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती एक मुझे लगता है सबसे बड़ी वो थी, यहाँ बैठे हुए बहुत सारा पुरुष वर्ग है, मेरी बात को अन्यथा मत लें, मगर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में कभी कभी ऐसा होता है दैट मेन हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग ओवर यू। वो आपके ऊपर, मतलब अगर कोई महिला कोई विषय रख रही है, अब आप सोचो ना 25 साल की लड़की, मेरी बात छोड़ें, आज आप और मैं एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ 4.25 लाख गाँव, 2.5 लाख पंचायतें हैं। शायद सब महिलाओं को इतना एक्सपोजर पढ़ाई के मामले में नहीं हुआ होगा, शायद वो 2-3 भाषाओं में बहुत अच्छी नहीं होंगी, मगर उसके बावजूद वो कोशिश कर रही हैं आगे बढ़ने की, तो उनको बार बार टोका जाता है, तो उससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और एक तीसरी बहुत प्रैक्टिकल चुनौती जो मैंने फेस करी, जो मुझे लगता है आमतौर पे महिलाओं ने फेस करी होगी, वो ये थी कि जो यंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आ रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं काम करने के लिए, उनमें कर्तव्य निष्ठा है, वो काम करना चाहते हैं समाज के लिए, मगर एक नीचे का एक वो तबका है जो लथार्जी में बैठा हुआ है, जिसके पास कोई एम नहीं है, वो सिर्फ ये काम करना चाहता है क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, वो अपनी नौकरी पर है। तो वो शायद एक युवा को देख के इतना उत्साहित नहीं होता होगा, उसको लगेगा अरे आ गई एक और, ये 4 दिन आएंगी, पता नहीं क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। तो इस सोच के साथ वो हमको देखा करते थे। तो ये मुझे लगता था 3 बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी मेरे सामने, बट द ओनली थिंग दैट took me forward was the perseverance and the patience। मुझे लगता था कि relentlessly मुझे एक एफर्ट डालना है इन लोगों के लिए काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आज भी किसानों की, महिलाओं की आवाज़ बनना एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि आज भी लाखों लोग भूखे पेट, नंगे बदन इस खुले आसमान के नीचे सोने के लिए अभिशप्त हैं, जिनके बारे में लोग दूर से तो बात करते हैं, मगर उनके साथ रहना, उस गोबर में अपने आप को लीपना, उनकी भाषा को अपने अंदर ग्रहण करना और उसके बाद इस विषय को बड़े बड़े मंचों पर लेकर आना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ये बड़ी चुनौतियाँ थी। थैंक यू। बहुत सुंदर भक्ति, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा आपके बारे में, और आपके जो पंचायत है उसमें 2,500 परिवार हैं, जिनमें से 80% के पक्के घर भक्ति जी के कार्यकाल में बने हैं। वहाँ की सबसे पहले इन्होंने सड़कें बनवाई, और पहली सड़क जो बनवाई वो थी स्कूल को जाने वाली सड़क। क्यों? क्योंकि खुद शिक्षित होने की वजह से इन्हें शिक्षा का महत्व पता था, और क्योंकि गांव के बच्चे अगर बरसात में और कारणों से स्कूल ना जा सकें तो विकास की बात करना बेमानी सा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भक्ति जी। तो मुस्कान, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप भी एक ग्रामीण परिवेश से आती हैं और अब आप जर्नलिज्म पढ़ रही हैं, तो आपकी जर्नी कैसी रही? आप एक लीडर हैं, तो हम आज
महिला नेतृत्व की ही बात कर रहे हैं कि आप कैसे देखती हैं महिला नेतृत्व को ग्रामीण परिवेश में आज की? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, भारत जो है वो केवल एक देश नहीं है, वो एक संस्कृति है। वो यहाँ की मिट्टी की खुशबू है, खेतों की हरियाली है, और उन महिलाओं की आत्मा की धड़कती हुई आत्मा है जो इसे अपनी मेहनत और पसीने से सींचती हैं। और कहा जाता है कि भारत जो है वो 80% गाँव में बसता है, लेकिन सवाल ये आता है कि गांव चलते किससे हैं? पुरुष खेत जोतता है, लेकिन उसे जीवन देती है वो नारी जो उसे अपने खून पसीने से सींचती है, धान की रोपाई करती है, चूल्हे पर रोटी बनाती है और परिवार को संस्कार देती है। सुबह की पहली लौ से लेकर के शाम की आखिरी किरण तक वो देश की सांसों को रफ्तार देती है। तो इसी तरह मेरा भी जीवन रहा है कि मैं एक गांव से आती हूँ, फिर देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में मेरा जाना हुआ, जहाँ पर जाके मैंने देखा कि वहाँ पर महिलाओं के लिए एक अलग ही अभियान चलाया जाता है। हमारे जो गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण की परिभाषा दी है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पहले से ही शक्ति का आधार है, उन्हें अलग से शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर बात। बस उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है कि वो किस चेतना की प्रतिनिधि है, ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं। और इस परिभाषा से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और इसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रही हूँ। बहुत सुंदर मुस्कान। अब इसी कड़ी में मैं माधुरी जी आपसे जानना चाहूँगी, आप तो हमारी शक्ति स्वरूपा हैं, आप हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे आपको माँ कह के पुकारते हैं। मैंने आपके जोनल मीटिंग्स अटेंड की हैं, आपके क्षेत्र के बच्चे माधुरी माँ करते हैं। तो आप जो शक्ति स्वरूपा हैं, आप बताएं कि आप एकल क्या अपनी भूमिका निभा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने में? सभी को सादर एकल प्रणाम। मेरे साथ मेरे बहुत माननीय सभी भाई बंधु बैठे हैं, तो सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। एकल से जुड़ी कैसे, ये था कि शुरू से 21 साल की थी, शादी हो गई और बच्चों को पढ़ाना पास पड़ोस के चलता रहा। हस्बैंड जॉब में थे, चलते रहे, नौकरी ट्रांसफ़र होता रहा, पर ये मालूम ही नहीं था कि जीवन का मेरा लक्ष्य, कोई और लक्ष्य मेरा इंतज़ार कर रहा है। कोरोना काल आया, श्याम जी के यहाँ मैं ना थोड़ा सा खाने पीने का, बच्चे कोरोना में कुछ सीखने आते थे, उन्होंने कहा माधुरी तुम आया करो, कभी मठरी, कभी अचार, कभी गोलगप्पे ऐसे ले जाया करती थी। और श्याम जी ने पता नहीं क्या देखा, मुझे बोल दिया माधुरी तुम एकल की माँ हो। तो ऐसे एकल की माँ बनी और कब मेरे हजारों बच्चे हो गए मुझे पता नहीं चला। आज वो बच्चे सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, वो मेरी शक्ति है। मुझे लगता है कि शायद अपने बच्चे पास होते तो शायद मैं वो नहीं कर पाती जो मैं आज कर रही हूँ। इस बात पर मैं कहना चाहूँगी, इस समय भी मेरे संग बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, सामने मैं देख रही हूँ, जिनसे मैं मिलती हूँ, गले मिलती हूँ तो मतलब लग जाता है ऐसे हृदय में, हाँ ईशा सभी हैं। तो एक बात कहना चाहूँगी, हमारे संग मैंने सुना था अपने दुर्गेश बेटे को अपनी माँ के लिए कहते हुए एक इंटरव्यू में, और वो मेरे मन को छुआ था वो बात कि इसने अपनी माँ बोला माँ को कि माँ आज ना मैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक इंटरव्यू में जा रहा हूँ। तो माँ ने पता है क्या कहा? माँ ने कहा तू क्या महिला सशक्तिकरण करेगा, जब मैंने तेरे को जन्म दिया महिला सशक्तिकरण तो तभी हो गया था, इसमें सशक्ति माँ को क्या सशक्त करोगे तुम, एक औरत को क्या सशक्त करोगे? एक औरत तो तभी सशक्त हो जाती है जिस समय अगर वो घर की राजनीति, हम क्या सशक्तिकरण को क्या समझते हैं? सशक्तिकरण का मतलब है कि समाज को किसी भी प्रकार से सुदृढ़ बनाना, तो अब उसमें राजनीति भी आती है। तो माँ घर की राजनीति भी संभालती है, माँ आर्थिक व्यवस्था कैसे संभालती है। ये एक मैं छोटा सा एकल का बनाया हुआ थैला लेके आई थी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों ने थैला बनाया है।
तो ये थैले में जब वो गुल्लक के रूप में थोड़े से पैसे रखती है, और जब घर पे कोई संकट आता है और इस गुल्लक में से पैसे निकाल के अपने बच्चे को देती है, तो आर्थिक अर्थव्यवस्था को संभालती है। इसके बाद स्वस्थ भारत की अगर हम बात करें, तो स्वस्थ भारत में क्या है, माँ अपने आंचल से उसका मुंह पोंछती है बच्चे का। केवल एक तो हम होता है कि केवल हमने नैपकिन से मुंह पोंछा, आजकल माएँ नैपकिन से मुंह पोंछती हैं, और वो जो अपने आंचल को देख के जो मुंह पोंछती थी, उसमें जो प्यार और अपनत्व आता है, वो शायद आज हम कहीं खो रहे हैं। पर मैं ये शहर के लिए कहना चाहूँगी, आज भी माएँ उतनी ही सशक्त हैं, चाहे वो स्वस्थ भारत के लिए हो, चाहे ग्रामीण भारत के लिए हो, चाहे राजनीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। जब वो अपने बच्चे को शिक्षित करती है, तो भी वो कहीं ना कहीं समाज का निर्माण कर रही होती है। तो उसको आप कम ना समझें। दिक्कत हमारे संग एक ये मैं महसूस करती हूँ अपने समाज में, कि हमने औरत को पहचान नहीं दी। जैसे मैंने इस बिटिया को सुना, भक्ति जी को सुना, वही विषय मेरे भी थे कुछ, पर हम उसको वो एहसास कराना भूल गए कि माँ की भूमिका, एक औरत की भूमिका पूरे समाज के लिए, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही एक माँ की घर में रहते हुए भी स्थिति है। उसको अगर वो पहचान मिल जाती, तो शायद इतना भटकाव ही ना होता जो आज हम समाज में देख रहे हैं। तो एक बात इस पे मेरे को आता है कि जब मैं फर्स्ट टाइम 12 साल पहले अमेरिका गई थी, तब तक मैं भी इतना समझ ही नहीं थी, और मेरे को वहाँ पे कस्टम अधिकारी ने पूछा कि आर यू अ वर्किंग वुमेन। मैंने बोला नो, आई एम अ होम मेकर। ये मेरे शब्द थे। तो उसने जिस तरह मुझे बोला, इट्स अ ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा भी कोई अस्तित्व है। तो इस अस्तित्व की पहचान में हम लोग सब घूम रहे हैं, और एकल ने मुझे वो पहचान दी। आज अगर मैं उस बहन, उस माँ के रूप से आज अगर मैं मंच पे आपके सामने बैठी हूँ, आराधना जी बैठी हैं, हमारी दीदी उषा दीदी खड़ी हैं, ईशा खड़ी है, ये सब शहरों की बेटियों को हमारे एकल ने पहचान दी है। ये कुछ उदाहरण हैं, ऐसे उदाहरण लाखों हैं, पर एकल ने रूरल को भी दिया। अगर मैं छाया बेटी का मैं सुन रही थी, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं स्टेज पे आके 2 शब्द भी बोल पाऊंगी। मेरे पैर कांप रहे थे। मुझे लग रहा था मैं शहर की होके क्या महिला सशक्तिकरण करूंगी, जो छाया ने करा या जो सोनिका ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर माधुरी जी। अब मैं भक्ति आपसे जानना चाहूँगी कि सरपंच बनने के बाद आपको बहुत सारी जो चुनौतियाँ आई हैं आपने बताया, पर उसके अलावा आप भविष्य में जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसमें वुमेन लीडरशिप कैसे आगे आए, इसके लिए आपके क्या विचार रहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र के शहर या दोनों? अब जैसे अब प्रफुल्ल जी की बात के बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का कॉन्सेप्ट ही खत्म है। उन्होंने इतने सुंदर ढंग से रखा, और अभी मुस्कान ने भी कहा कि हमारी अधिकतर आबादी गाँव में बसती है, तो भारत की बात होगी तो गाँव की ही बात होगी। बहुत बहुत शानदार। और मात्र आपने हम दोनों को बच्चा बना दिया। मात्र स्वरूपा बैठी हुई है बीच में और आशीर्वाद दे रही हैं। तो 3 देवियाँ थी, अब तो 4 देवियाँ मंच पर हैं। बहरहाल, जब हम बात करते हैं कि आजकल की जो यंग फीमेल्स हैं, उनको किस तरीके से लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए और पुरुषों का उसमें क्या एक रोल बड़ा हो सकता है, मुझे लगता है कि इस पे डिस्कशन करें तो ज़्यादा बेहतर है। पहला तो जितने भी लोग शहर में थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं, वो कृपया इस थॉट प्रोसेस के साथ ग्रामीण क्षेत्र में ना जाएं कि हम वहाँ जाके ज्ञान पे लेंगे। वहाँ महिलाओं को, पुरुषों को आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। नहीं है तो अब हो जाए। तो अब आप ये सोचें कि नहीं, अरे भक्ति जी आप पढ़ ली बाकी नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं है। वहाँ की महिला को, उसने कहीं से बहुत अच्छी जगह से MBA नहीं करा होता, मगर उसके घर में जब भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है, वो है ना, ये जो छोटा सा पिटारा मैडम ने दिखाया था, इस पिटारे में से पैसा निकलता है पति के लिए, बच्चों के लिए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने, जब मुस्कान जी ने एक बहुत अच्छा विषय रखा, अगर जो महिलाएं हैं वो उसको सीखती हैं। हाँ, बस महिलाएं 2 काम नहीं करती, एक वो ट्रैक्टर नहीं चलाती और वो एक शहर नहीं जाती बीज लेने के लिए। इसके अलावा महिलाएं सारा काम ग्रामीण क्षेत्रों में करती हैं। तो ये हम अपने पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अब आता है कि उनके अंदर और लीडरशिप कैसे डेवलप हो। आप लोग सच में
एकल भारत के मंच के साथ साथ मिलकर या उसके अलावा भी जो 3-4 चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम किस तरीके से महिलाओं में एक एजुकेशन का स्तर कैसे बढ़ा पाएँ। जब ये 33% रिजर्वेशन आया, 50% रिजर्वेशन आया, कितना दुख है मुझे ये बात कहती हूँ कि उस समय ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 40% महिलाएं थी जो लिटरेट थी। लिटरेट का मतलब क्या है, उसको नाम लिखना आता है और सिग्नेचर करना आता है। आज की स्थिति में जब नया एजुकेशन रिफॉर्म्स आए हैं, आज वर्तमान की स्थिति में हम देखते हैं तो 70.5% ऐसी फीमेल्स हैं जिनका लिटरेसी रेट है। तो हम ये समझते हैं कि एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मगर क्या सिर्फ पढ़ाई लिखाई वाली एजुकेशन नहीं। जब शहर में रहने वाली लड़कियां हैं, इनको काय पे काम करना चाहिए, इनको 4 क्वोशंट पे काम करना चाहिए, इंटेलिजेंस के अलावा इमोशनल क्वोशंट पे, एडवर्सिटी, सोशल पे। क्या होता है आजकल, डीप फेक वीडियो के रजत सर ने बात बताई, हम लोग इस बात से इतना डर जाते हैं क्योंकि हम लोग एडवर्स कंडीशंस को आज के समय पे फेस ही नहीं करना चाहते, और हम फेस करते हैं तो हमारे हाथ पांव लड़खड़ा उठते हैं कि यार हमारे साथ ये क्या होने वाला है। आजकल के समय पे सुसाइड, डिप्रेशन, मुझे नहीं याद मेरी उम्र में कभी किसी को सुसाइड, या मैम की उम्र में काय का सुसाइड, काय का डिप्रेशन। एक बच्ची जो होती है पूरे गांव की, लड़का गांव का, वहां से थप्पड़ खाता हुआ जाता है तो आगे घर तक थप्पड़ खाता है वो लड़का, उसको तो कभी किसी डिप्रेशन ने हाथ नहीं लगाया। ये कौन से नए नए थॉट के फेमिनिस्ट और वेस्टर्न थॉट प्रोसेस को आजकल के युवा सामने लेकर आके उनको जॉइंट फैमिली कल्चर समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम समझें, जिसके बाद डेवलपमेंट शुरू होगा। हमें एक्चुअली जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, वी नीड टू टेक अ यू टर्न। वेयर इज दिस यू टर्न गोइंग? दिस इज गोइंग बैक टू द विलेजेस, बैक टू आवर रूट्स। व्हाट इज इन द रूट्स? इन द रूट्स वी नीड टू हैव संवेदनशीलता। हमारे अंदर संवेदनशीलता अगर ये महिलाओं के अंदर हम थोड़ी बढ़ा दें, और महिलाओं में तो है ही है, पुरुषों में थोड़ी सी एम्पैथी बढ़ जाए, एक लड़की आगे बढ़ने लगती है, अच्छा मैडम क्या बात है, बड़ी सुंदर ड्रेस पहनकर आई हैं, आज किसको इम्प्रेस करने वाली हैं? भक्ति जी आप तो बहुत दबंग होकर बात करती हैं, ऐसे लोगों की राजनीति में आवश्यकता नहीं है। मैम आप तो बहुत ही प्यार से बात करती हैं, आपकी बात कौन सुनेगा? ये एम्पैथी कभी थोड़ा बहुत अगर आज के युवाओं में और पुरुषों में आ जाएगी तो मुझे लगता है कि महिलाएं अपने आप सशक्त हो जाएंगी। ये तो एक एजुकेशन हो गया और एक एम्पैथी हो गया, इन 2 चीज़ों के ऊपर भी अगर हम बात कर लें। और तीसरा, all the females, everybody who's listening me offline and online, let me tell you something, ये जो एक भीड़ भड़के में आप और मैं सोचने लगे कि नहीं हमको तो पुरुषों के इक्वल होना है, बराबरी, काहे की बराबरी, इक्वालिटी से अपने आप को हटा के जस्टिस की बात करनी चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी मिले उसके अंदर हम बेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर बात करें। बिकॉज ऑल द फीमेल्स आर सिटिंग ओवर हियर, you and me are the cultural leaders of Bharat. When before us, when all the session of the male was speaking about the Gramin Kshetra, they forgot कि वो हम महिलाएं हैं जो तुलसी की पूजा करती हैं, जो बरगद की और पीपल की। वो हम महिलाएं हैं जिनसे पुरुषों को पता होता है कि अच्छा आज छठी की पूजा हो रही है तो अब लक्ष्मी का व्रत है और उसके बाद जो है करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। ये महिलाएं ना बताएं पुरुषों को तो पुरुष क्या करेंगे थे? वो बागेश्वर धाम कहते हैं ना, ठडरी के बरे थे, बैठे रहेंगे पुरुष, पूछेंगे आपस में क्या करना है। और हम महिलाएं जो सो कॉल्ड, हम जो आजकल थोड़ा बहुत ग्रो कर रही हैं, टू ऑल द मेल्स, यू आर नॉट आवर कॉम्पिटिशन, वी डोंट वांट दैट। क्योंकि हम लोग वेस्टर्न थॉट प्रोसेस क्या कहते हैं बड़े मज़े से, वो ये कहेंगे आप महिला हैं तो आप कैसे ग्रो करेंगी। मैं कहती हूँ क्यों, अगर आज सारे पुरुषों को उठा के मार्स पे भेज देंगे तो क्या हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? हमारी समस्याएं नहीं खत्म होंगी, हमको पुरुषों के साथ मिलके ही साथ चलना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाएंगे तो बहुत सुंदर बात कही भक्ति जी आपने। देखिए जो बाइफर्केशन है ना मेल और फीमेल की, ये हमारी प्रगति को रोकता है, ये हमारी डेवलपमेंट को रोकता है। और यही कहीं हमारी परंपरा में हमेशा से था, क्योंकि दोनों के कार्य क्षेत्र बटे हुए थे। हमेशा से बराबर का ही योगदान परिवार, समाज और देश के विकास में दे रहे थे पुरुष और स्त्री। ये कहीं ये जो कंपटीशन आ गया जिसकी वजह से हर वो काम जो पुरुष करते हैं वो लड़कियां आजकल सोचती हैं हमें करना है, इसीलिए हर वो काम जो स्त्रियां करती हैं वो हमें नहीं करना है, हमें घर पे नहीं बैठना है, हमें खाना नहीं बनाना है। तो मैं मुस्कान आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि परंपरा और प्रगति इन दोनों को साथ लेकर हम एक विकसित भारत की ओर कैसे जा सकते हैं? देखिए अभी दीदी ने कहा कि पुरुष जो हैं वो महिलाओं को दबाने की कोशिश ना करें,
तो मैं भी महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि पुरुषों ने पुरुष होने के लिए जितनी मेहनत की है तो स्त्रियाँ भी स्त्री होने के लिए उतनी मेहनत करें, ना कि एक फेमिनिज्म वाला प्ले कार्ड खेलने की कोशिश करें। ये बहुत बढ़िया मुस्कान, आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बात कही। अब माधुरी जी थोड़ा सा बस आपसे जानना छोटा सा और जो कि ये है कि महिलाएं जो हैं वो परंपरा को लेकर के आगे कैसे बढ़ सकती हैं। आजकल की नारी की जो मैं समस्या बता दूं वो ये है कि वो घर की लक्ष्मी बनना पसंद नहीं करती है, वो अपने बुजुर्गों की 4 बातें नहीं सुन सकती हैं, वो उनको उल्टे जवाब दे सकती हैं, लेकिन वहीं वो अपने ऑफिस में जाकर के अपने बॉस की उल्टी सीधी बातें सुन सकती हैं, वो उनको बुरी नहीं लगेगी, लेकिन अगर सास ससुर ने 2 शब्द कह दिए वो उनको बुरी लगेगी। लेकिन अगर हम अपने इतिहास को उठा करके देखें, रानी दुर्गाबाई को देखें, तो वो क्या 4 दीवारी से बाहर निकली? 4 दीवारी के अंदर रहकर ही उन्होंने अपना कार्य किया। तो ऐसा नहीं है कि हम घर में रह करके कि घर का काम कम है। प्रगति सारे देश कर रहे हैं, अमेरिका प्रगति कर रहा है और हमसे ज़्यादा सशक्त भी हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है। तो पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर नारी भी कमाएगी पुरुष भी कमाएगा तो ही प्रगति होगी। अगर नारी घर भी संभालती है तो वो भी बहुत बड़ी मेहनत है। बहुत सही बात कही मुस्कान आपने। हार्वर्ड की एक स्टडी में MBA स्कूल की स्टडी में ये प्रमाणित किया था कि दुनिया की सबसे अच्छी मैनेजर्स जो होती हैं वो स्त्रियां होती हैं, क्योंकि आज तक कोई पुरुष इसलिए ऑफिस के लिए लेट नहीं हुआ या भूखा नहीं गया कि आज तो चलो पाइपलाइन से गैस आ गई है दिल्ली में, पर पहले उस टाइम पे सिलेंडर हुआ करते थे, तो कभी कोई इसलिए भूखा नहीं रहा कि घर में सिलेंडर ख़त्म है, तो वो पहले से प्लानिंग करके रखती थी। और मैं यहाँ बहुत सारे सिर हिलते हुए देख रही हूँ जो स्त्रियाँ इस चीज़ को अनुमोदित कर रही हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी माधुरी जी कि हमारी ग्रामीण महिलाएं जो कि घर भी संभालती हैं, खेत भी संभालती हैं और हमारे केंद्रों में प्रशिक्षित होके अपने कामकाज भी कर रही हैं, उनमें आपने किस तरह की लीडरशिप देखी है, वो आप हमें थोड़ा बताएं। देखिए, अगर मैं पूरी तरह से सहमत हूँ अपनी बिटिया मुस्कान के साथ में, और प्रगति मैंने इनकी देखी एक वुमेन के रूप में कि उन्होंने कैसे समाज को क्या दिया भक्ति के लिए। पर एकल ने भी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ किया है जो हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे बात आई, हमें आश्चर्य होगा ये जान करके कि आज अगर हम पूरा एकल देखें तो उसमें 75% हमारी बहनें या बेटियां आचार्य के रूप में हमारी या हमारी सेवाव्रती के रूप में 75% बेटियां काम कर रही हैं। और मैं कहूँगी हमें इसमें भाइयों का भी पूरा सहयोग मिलता है। मेरे भाई लोग भी बैठे हैं एकल के काफ़ी सारे। तो पर साथ में मैं अगर उत्तराखंड से शुरू करूँ, मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देना चाहूँगी। उत्तराखंड में आप ये देखिए 90% बहनें हैं, पर जब मैं वहाँ गांव में गई तो पहाड़ी इलाका है, जो बिटिया ने कहा सिर पर गठरी थी, हाथ में चूल्हे का सामान, माँ आ जाओ चाय पी लो, और फिर उसके बाद में वो आचार्य के रूप में शिक्षा भी गांव वालों को दे रही है। ये हमारा एकल है। इसके बाद अगर मैं ऊपर से हिमाचल की ओर जाऊं तो हिमाचल में देखिए 6 किलोमीटर हम 1 घंटे में कार से उतर के गए, और वहाँ पर एक मेरे को बात पता चली थी कि हमारे एक प्रवास के लिए गांव को देखने के लिए कोई गए, तो उस बच्ची ने उनको चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद उन्होंने, हमारे भाइयों ने देखा कि वहाँ तो हमें कोई गाय वगैरह भी नहीं दिख रही है, तो उन्होंने कहा बेटा आपने चाय किसकी बनाई? तो उसने कहा, देखिए मेरे थोड़े हाथ काँप रहे हैं। उसने, आचार्य बहन ने कहा कि मेरी बेटी छोटी बच्ची है और 2-3 दिन में कोई एक बकरी लेके आता है, उससे मैं थोड़ा सा दूध लेके रख लेती हूँ, तो उस दूध की चाय मैंने आपको बना के पिला दी। ये माँ, ये बहन, ये बेटी का स्वरूप है। तो क्या कहूँ उसके लिए।
फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा और ऊपर कश्मीर की ओर जाती हूँ तो वहाँ मैंने अपने 1500 विद्यालय हमारे श्रीनगर में चल रहे हैं, जहाँ पर कि आचार्य ने मुझको ये कहा, मुस्लिम आचार्य है पर वो इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रेयर कराती हैं, और उनका ये कहना था कि हमें ये, मैं तो ये चाहती हूँ कि विवाह के बाद भी मेरा एकल विद्यालय में अपने गांव में जरूर चलाऊंगी। ये एक मुस्लिम टीचर का भी एकल के प्रति समर्पण देखिए, ये श्रीनगर की घटना है। अगर मैं उससे नीचे आती हूँ पंजाब की ओर, तो पंजाब में जब जाते हैं तो वो आचार्य कहती है, माँ अगली बार कुछ मत लाना, बस तुम आ जाना, मुझे कुछ शिक्षा दे जाना। ये मैं अपने अनुभव के शब्द आपको बता रही हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से सुना। उसके बाद अगर मैं हरियाणा की ओर आती हूँ तो हरियाणा में भी हमको एक बहन ने, एक आचार्य बहन ने व्यसन मुक्ति के लिए कार्य करा, और उसने वहाँ के सरपंच से मिलकर के कंप्लीट ये कर दिया कि उस गांव में अब शराब का कोई ठेका नहीं चलेगा। ये उस आचार्य की उपलब्धि है। उसके बाद अगर मैं हरियाणा से आगे आती हूँ, अगर मैं उड़ीसा की तरफ चलती हूँ, वैसे मध्य प्रदेश अन्य घटनाएं बहुत हैं, मैं अगर बताना चाहूँ तो उड़ीसा के लिए हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं, और मुझे मालूम है इनके साथ ही हुआ था कि जब उड़ीसा में वो गए तो एक घर में हम लोग संपर्क बनाते हैं ताकि लोग हमसे, हमारी विचारधारा से जुड़े और एक अच्छी संस्कारित परिवारों को हम जन्म दे सकें। तो भाई साहब जब उस जगह पे गए तो वहाँ पर पुरुष भाई बैठे हुए थे पर कोई महिला नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप अपनी पत्नी को कहाँ हैं, घर के बच्चे कहाँ हैं? तो पत्नी बाहर आई। उन्होंने कहा बेटियां क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि एक समय पे एक ही आ सकती है। जैसे बहन ने कहा कि इतनी साड़ी, इतना कपड़ा नहीं है कि सारे इकट्ठे आ सके। तो आप सोचिए, वहाँ एकल ने उड़ीसा में करीब 3,500-4 हज़ार विद्यालय खोले। हमारे बच्चे वहाँ काम करते हैं, और भाई साहब लोगों ने यहाँ से इकट्ठी करके साड़ियाँ दी, सहयोग दिया। ये एकल का एक स्वरूप है जिसमें कि कोशिश रहती है कि हम समाज के उस तबके तक पहुँचें जहाँ दिक्कत, और आज उड़ीसा का स्वरूप काफ़ी बदल चुका है। इसके बाद अगर मैं बंगाल की ओर जाती हूँ, माधुरी जी, एक समय का ईस्ट, एक और ईस्ट में देखिए, पेड़ों से लिपट के बेटियाँ पेड़ों से नीचे नहीं उतरी। उनका कहना था कि पर्यावरण बचाओ। तो मैं कौन सा क्षेत्र है जिसे मैं छोड़ूं और कहूं? तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आपने सीरियस बना दिया माहौल माधुरी जी। हम शहरों में रह के हमें ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत सारी परेशानियां पता ही नहीं चलती। आज अच्छा है हम आपके साथ बैठे, हमने ये चर्चा की और हमने आपके जीवंत उदाहरण सुने, और आगे अगली बार जब हम ग्रामीण भारत की बात करेंगे तो इन चीज़ों को हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। एक क्विक क्वेश्चन आप सभी से, भक्ति आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर आपको नीति निर्माता बना दिया जाए तो महिला नेतृत्व को बढ़ाने के लिए आप कौन कौन सी 3 बातों का ध्यान रखेंगे? मैंने पहले भी कहा, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। दूसरा ये है, लेट विमेन बी। महिला जो भी है, ऑन है, आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आ रही है। सशक्त भारत की आवाज़, बुलंद आवाज़ आ रही है पीछे तक तो ठीक है जी। मुझे लगता है लेट विमेन बी, महिलाएं जैसी हैं उनको रहने दें। उनको हम, उनका नीति निर्माण तब हो पाएगा, वो तब भागीदारी दे पाएंगी जब वो अपने सारे डिसीजंस जो हैं वो सही ढंग से दे पाएँ। मतलब उसके अंदर कोई दबाव, कोई प्रेशर, कुछ नहीं। मतलब अपन ने अपनी सरपंची दमदारी से चलाई। हमें कभी किसी ने नहीं कहा, हमारे पिताजी ने अरे ये कर दो, भाई ने कहा ये कर दो, पता था सुनना इसने है नहीं, कह के अपनी बात खराब करने का मतलब है नहीं, इसने भ्रष्टाचार करना है नहीं, तो ये वैसे ही चलाएगी जैसे चलना चाहिए। तो चल गया तो देखो यूनाइटेड नेशंस में भी महिलाओं के बारे में बात कर आ गए। तो मुझे लगता है कि बस हम महिलाओं को वैसा रहने दें जैसी वो हैं, तो वही अपने आप में नीति निर्माण अच्छे से हो पाएगा। मुस्कान, आप बताइए कि गांव की बेटी के जीवन में क्या 3 बदलाव आप सोचती हैं आने चाहिए? देखिए, मैं भी एक गांव की बेटी हूँ
तो पहला शिक्षा, जैसा कि दीदी ने कहा, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी ज़रूरी हैं। तो मुझे लगता है कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में संस्कार दिए जाने बहुत आवश्यक हैं। तो संस्कार ही नींव है जो हमें आगे चलकर देश चलाने की प्रेरणा देती है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमारी देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि गांव की बेटी है, लेकिन उन्होंने जंगल की बेटी से राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र तय किया है। तो यही है कि पहले संस्कार और फिर शिक्षा। धन्यवाद। माधुरी जी, 3 बदलाव जो गांव की बेटी के लिए आप चाहेंगी। मेरे हिसाब से गांव की बेटियां खुद ही सशक्त हैं। अगर मैं उनका कुछ भी देखती हूँ तो वो हमसे कहीं ज़्यादा सशक्त हैं। एक बेटी को मैंने ये कहा कि आप क्या चाहोगे, तो उसने कहा कि बस मुझे संस्कार युक्त पंख दे दो, मैं समाज को देना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि मैं भी जीवित हूँ, मैं भी जीवित हूँ, मतलब मेरा भी अस्तित्व है और मैं जिंदा हूँ और समाज के लिए कुछ काम करना चाहूँगी। उस बेटी ने मेरा मन छू लिया। तो मैं यही चाहूँगी कि कृपया संस्कारित उसको पंख उड़ने दे पर संस्कार रहे। ऐसा ना हो अभी जितनी चर्चा हुई कि कहीं जो हमारी गाड़ी है, पहले हम बात करते थे पुरुष ऊपर और स्त्री नीचे, कहीं ऐसा ना हो जो बहन ने कहा, बिटिया ने कहा, भक्ति ने, कि ये पहिया ऊपर हो जाए और ये नीचे है जाए, तो दोनों मिलके चलेंगे तो हम बहुत ऊंची उड़ान उड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माधुरी जी। तो पुरुष और स्त्री एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, और अगर मैं इन सब की बात को सम अप करूं तो संस्कार के बिना हमें पंख देने हैं, पतंग की तरह उड़ना है, पर उस पतंग की डोर नीचे हमारे संस्कारों में रहे, तभी वो उड़ान अच्छी रहेगी। और एक अगर साइकोलॉजिस्ट की तरह मैं बोलूं, हमारे संस्कार यानी हमारी लाइफ स्किल्स, हम अपनी लाइफ स्किल्स को ना भूलें। जो बेसिक ज़रूरतें हैं, एजुकेशन केवल किताबी पढ़ाई नहीं है, जीवन की पढ़ाई, जीवन के अनुभव और जीवन में मुश्किलों से लड़ने की शक्ति, ये मिलने से महिला, पुरुष और ये समाज, ये सब आगे बढ़ पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आराधना जी। आज जितने भी सत्र हुए, लगता है एक एक पूरा दिन एक एक सत्र के लिए चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने विषय और इतने अनुभव और बातें हैं। मैं सबका सम्मान करने के लिए यहाँ मंच पर उपस्थित हैं हमारे साथ स्मिता आहूजा जी हैं, सेक्रेटरी एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन। आनंद वधेरा जी हैं साथ में, ये EVFI की जनरल सेक्रेटरी। साधना गुप्ता जी हैं, नॉर्थ दिल्ली चैप्टर की प्रेसिडेंट। तो आप लोग प्लीज़ एक एक हमारी इनके पैनलिस्ट का सम्मान करें। मुझे एक भक्ति की बात बहुत अच्छी लगी, भक्ति शर्मा जी की। मेरी पीढ़ी के तो कई लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने जो सड़क स्कूल तक बनाई है, मुझे वो बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे ज़माने में हिंदी के किताबों में लिखा रहता था, कमल स्कूल जा कमला पानी भर। तो अब कम से कम कमला हर कमला स्कूल जाएगी, जा रही है। और ये विडंबना है, कमल स्कूल जा कमला पानी भर। तो ये सीन अब चेंज हो गया है। और छोटी सी बच्ची, ये मुस्कान, हाँ, इसकी बातें कितनी गहरी हैं ये हम लोगों ने सुनी। तो एज इज़ नॉट अ फैक्टर कि हम अच्छी बातें ना कर सकें या हमने कुछ गहन चिंतन नहीं किया है। और माधुरी जी तो हैं ही। एंड आराधना, थैंक यू सो मच फॉर कंडक्टिंग। दीदी, भक्ति को देख के मुझे ये लगा कि आज हमारा भारत सुरक्षित है और आगे भी सुरक्षित भारत। जैसे आप लोगों ने ग्रामीण भारत की बात की कि हम महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए वहाँ क्या चाह रहे हैं, एक मुख्य विषय मैं ज़रूर ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगी। सबसे मुख्य विषय जो है सुरक्षा, शिक्षा, संस्कार सब है, पर सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। तो उस पर एकल तो ध्यान दे ही रहा है, हम उस तरह के प्रशिक्षण करते हैं, करवाते भी हैं। सो सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
और हम अगले सत्र की ओर भी बढ़ेंगे अब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने अपना कीमती समय हम लोगों के लिए दिया और अपने विचारों से सभी को जागृत किया। जोरदार तालियां हो जाए हमारे पैनल के लिए। महिला सशक्तिकरण से कैसे महिला नेतृत्वकर्ता बने, इस पर आज हम लोगों ने चर्चा की। जी, एक जोरदार ताली हमारे चैनल के लिए, एकल भारत के लिए। और ये आज 3.0 था। हम कितने ही ओ तक पहुंच जाएं, ये हमारी एक विश्वास प्रार्थना। उमंग्स प्रेजेंट्स एकल भारत मंच 3.0 को पावर्ड बाय SMC।